आज का जो पहला टॉपिक है वो है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। आज हम छोटे छोटे दो टॉपिक्स करेंगे और फिर हम कल वाले टॉपिक के ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है? सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, फिर हम ये छोटा सा जो टॉपिक है वो करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है वो करेंगे। मान लो ये कोई भी एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे एक्ट करेगा। अपने आप तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकती जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। चाहे वो फोर्स कोई भी लगाए, चाहे एक पर्सन लगाए, चाहे एक मशीन लगाए, चाहे हवा लगाए, चाहे पानी लगाए, कोई भी लगाए, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक ये बॉडी अपनी जगह से आगे मूव नहीं कर सकती। लेट कर लिया मैंने यहां पर 20 न्यूटन की फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी और 20 न्यूटन की फोर्स काफी है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए। एक बात तुमने पीछे पड़ी हुई है कि अगर मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और अगर ये बॉडी आगे मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा। ये बात तुमने पढ़ ली। बात अब काइनेटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की नहीं है। बात यह है कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और अगर ये बॉडी मूव करती है तो बताओ तुमने कितना वर्क किया, और किया या नहीं किया, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं F और जिसके कारण ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर जाती है S, तो वर्क कितना किया? W इज इक्वल टू F डॉट S। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी और तुम्हें पता भी है, तो उसी चीज के बारे में पढ़ रहा हूं। लेकिन ये याद रखना, टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। फोर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं जिसके कारण वो मूव कर रही है, तो ये ना हो कि 20 न्यूटन से मैंने 25 न्यूटन कर दिया। कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, अब लेट कर लिया वही हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला, और इसके ऊपर वही वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा। अब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो इस ए पॉइंट के ऊपर है। अब ये ए पॉइंट के ऊपर तब तक रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं। लेट कर लिया इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B। फोर्स लगी, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? S। डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखते हैं। तो बताओ तुमने कितना वर्क किया? जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तब तक हमने कोई भी काम नहीं किया। अब जैसे ये दीवार के ऊपर तुम 50 क्या, 100 न्यूटन क्या, 1000 न्यूटन फोर्स लगा दो, तो क्या ये दीवार मूव करेगी? क्या नहीं करेगी। अगर दीवार मूव नहीं करती तो इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया। अब यहां पर वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये चीज होती है। अब सोच के देखो, दीवार के ऊपर तुमने फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी लेकिन वो दीवार मूव ही नहीं कर रही, उसका डिस्प्लेसमेंट वैसे ही 0 है, तो फोर्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0, वर्क डन की वैल्यू 0। तो फोर्स लगनी स्टार्ट है और फोर्स लगने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। ये ना हो कि सिर्फ फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, उस टाइम कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं और 3 कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर का मतलब है अप्लाइड फोर्स, S वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर तुम इस पेन को अगर ऐसे धकेलोगे तो ये पेन आगे जाएगा, इस तरफ तो नहीं जा सकता। अब यहां पर F वेक्टर डॉट S वेक्टर है, इसको हमने लिख दिया F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू S वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। अब F वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं F, S वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं S, और यहां पर बात आ गई कोस थीटा की। तो वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला ये है F S कोस थीटा। F का मतलब होता है अप्लाइड फोर्स, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा किसके बीच का एंगल है? F और S के बीच का। अब जैसे कि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, ये बताई थी। और ये भी मैंने बोला था कि ये जो थीटा एंगल होता है वो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहां पर भी वही तो बात है,
W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा है, मैंने क्या लिया था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको मैंने सोल्व किया तो आ गया एफ एस कोस थीटा। तो ये जो थीटा है वो एंगल है एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का। अब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो तुम बताओ थीटा कितना है? 0। थीटा ये किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। अब फिलहाल यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब एक बात सोच के देखो, अगर तुम फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और बाई चांस डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, ऐसी भी बात पढ़ने वाले हो लेकिन आज नहीं कल, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम बताओ थीटा कितना होगा? 180 होगा ना। अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने, तो थीटा कितना होगा? 90। ठीक है। अगर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा? 0। यानी थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है। 180 और 90 वाली बात हम कल करेंगे, लेकिन फिलहाल है 0 डिग्री वाली बात। तो यहां पर थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दो। वर्डन इज इक्वल टू एफ एस कोस 0, और कोस 0 होता है 1, तो वर्डन कितना हो गया? एफ एस। पता चला? तो यहां पे एक तो वर्डन का सिंपल वाला फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दूसरा जो फॉर्म आ गई वर्डन की वो आ गई एफ एस कोस थीटा, और तीसरी जो चीज है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो तुम 9th क्लास में करते आए हो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्डन इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है। अब बात है इस फॉर्मूले की, हम इस फॉर्मूले को दोबारा उठाते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, हमने इस फॉर्मूले को दोबारा उठा लिया। क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? वर्डन इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इनटू में एस। क्या एक ही बात है या कुछ चेंज हो गया? एक ही बात है, चाहे एफ एस कोस थीटा लिखो चाहे एफ कोस थीटा को ब्रैकेट में बंद करके एस को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। अब यहां पर ये जो एफ कोस थीटा है, अब इसकी जो कहानी है वो बदल जाती है। क्या है इसकी कहानी? मान लो ये वही है स्ट्रेट पाथ, सड़क है, इसके ऊपर वही वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है, और कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। अब मैं फोर्स को ऐसे नहीं लगा रहा, अब मैं फोर्स को इंक्लाइंड फॉर्म में लगा रहा हूं, ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है। तो इस फोर्स को हम दो भागों में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक तो मैंने जैसे कि यहां पर एक बेस बना दिया, डॉटेड लाइन खींच दी। अब ये जो फोर्स है वो इस डॉटेड लाइन के साथ एक एंगल बनाएगा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। ठीक है। अब यहां पर ये जो एफ है वो तो लग रही है हॉरिजॉन्टली, लेकिन अब ये जो फोर्स है अब वो इंक्लाइंड फॉर्म में लग रही है। जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर तुम इंक्लाइंड फॉर्म में अगर फोर्स लगती है ना, तो तुम्हें ये डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली बना के उसके साथ एक एंगल दिखाना ही पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है वो इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये तो हो गया एफ कोस थीटा, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? एफ साइन थीटा, जिसके बारे में तुम पीछे पढ़ चुके हो। अब ये जो एफ साइन थीटा है ना, वो तो बॉडी के ऊपर लग रहा है, और बॉडी का जो वेट है वो तो हमेशा नीचे ही होता है। कितना होता है? mg। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो फॉरवर्ड की तरफ और एक है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। तो ये जो एफ साइन थीटा है वो तो mg को बैलेंस करने के लिए काम आता है, लेकिन ये जो एफ कोस थीटा है ना, ये मूव करने के लिए काम आता है। अब ये बॉडी है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके आगे जाएगी, तो कौन से कंपोनेंट के कारण जाएगी फोर्स के? एफ कोस थीटा के कारण। यहां पर अगर बॉडी मूव कर रही है ना, वो एफ फोर्स के कारण मूव कर रही है, लेकिन इस केस में अगर बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो एफ फोर्स के कारण नहीं करेगी, वो कौन से कंपोनेंट के कारण करेगी? एफ कोस थीटा नाम की फोर्स के कंपोनेंट के कारण आगे मूव करेगी। ठीक है। लेट कर लिया ये बॉडी यहां पर आ गई और ये पॉइंट है बी, और उस टाइम ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है एस। ठीक है। तो अब हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। अब हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे एफ की, हम एफ का एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा की बात कर रहे हैं।
ठीक है। ये एफ साइन थीटा तो mg को बैलेंस कर लेगा, ये एफ साइन थीटा तो बॉडी को आगे मूव करवाने के लिए हेल्प ही नहीं कर सकता। बॉडी को अगर आगे मूव करवाना है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एप्लीकेबल है, एफ कोस थीटा। तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैंने अगर ऐसा लिख दिया था, एफ एस कोस थीटा को मैंने लिख दिया था एफ कोस थीटा इनटू में एस, तो ये जो एफ कोस थीटा है ना वो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कितनी है, एफ कोस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट और वो है एस। ऐसे भी तुम देख सकते हो। तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये है कि बॉडी अगर ऐसे पड़ी है और अगर तुम फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टली एफ, तो उसी एफ फोर्स के कारण बॉडी आगे जाएगी, ठीक है। तो अगर यहां पर फोर्स लग रही है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है और उस टाइम W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर फोर्स सीधी ना लग के इंक्लाइन फॉर्म में लगती हो, तो इंक्लाइन फॉर्म में लगने वाली फोर्स के दो टुकड़े हैं, एक तो एफ कोस थीटा फॉरवर्ड की तरफ, एक एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। एफ साइन थीटा तो mg को बैलेंस कर लेगा, लेकिन एफ कोस थीटा के कारण ये बॉडी आगे मूव करेगी। एफ कोस थीटा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो फोर्स कितनी लग रही है, एफ कोस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, s। कोस 0 भी है आगे, लेकिन कोस 0 कितना हो गया, 1। पता चला। इस तरीके से ये वर्डन तुम निकाल सकते हो। ये वर्डन का जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवाया, ठीक है। क्लियर है सारी बातें। उसके बाद है वर्क की यूनिट्स। अब जैसे कि हमने फोर्स की यूनिट्स निकाली थी, उसी तरीके से वर्क की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। वर्क की जो यूनिट्स हैं उसको भी मैं कई भागों में डिवाइड करता हूं। यूनिट ऑफ वर्क, ये चीज +1 के साथ साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है, ठीक है। जो वर्क की जो यूनिट है हम उसके दो भागों में तोड़ देते हैं। एक तो है एब्सोल्यूट यूनिट और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में हम बातें पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। अब ये जो एब्सोल्यूट यूनिट है ना, इसके भी आगे चल के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो है एसआई यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब वर्डन की जो यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एब्सोल्यूट यूनिट के फिर दो पार्ट है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, जैसे कि तुमने 9th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। वर्क हो या एनर्जी हो, उसकी एसआई यूनिट होती है जूल। उसी तरीके से वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग। तो यहां पर दो यूनिट्स बताई मैंने, जूल और अर्ग। जूल तो है बड़ी यूनिट, अर्ग है छोटी यूनिट। जूल है एसआई यूनिट, अर्ग है सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा, यही होता है। अब अगर वर्डन की यूनिट हम लिखते हैं जूल, तो उस टाइम ये जो फोर्स होगी ना वो न्यूटन में होनी चाहिए, न्यूटन में, डाइन में नहीं होनी चाहिए। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर के अंदर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। अगर वर्क की यूनिट अगर हम जूल लेना चाहते हैं तो उस टाइम फोर्स न्यूटन में होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम वर्डन का यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं एफ एस कोस थीटा और वर्डन की यूनिट हम लेते हैं अर्ग, तो उस टाइम ये जो फोर्स है वो न्यूटन में नहीं होनी चाहिए, वो डाइन में होनी चाहिए, DYNE, डाइन। डाइन एक यूनिट है और वो भी फोर्स की यूनिट है और वो भी सीजीएस यूनिट है। तो अगर वर्डन की यूनिट अगर हम अर्ग लेते हैं तो फोर्स की यूनिट हम लेंगे डाइन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लेंगे सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर। क्या ये बात पता है? दोबारा बता रहा हूं,
अगर कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर जूल के अंदर अगर वर्ड पूछा गया हो तो याद रखना फोर्स को तुम्हें न्यूटन में लेना है, डिस्प्लेसमेंट को तुम्हें मीटर में लेना है। कोस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं। और अगर तुम्हें वर्डन अगर आंसर अर्ग के अंदर निकालना हो तो ये याद रखना फोर्स हमेशा डाइन के अंदर होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंटीमीटर के अंदर होगा। ठीक है, अब यहां 1 1 1 लगा दो, 1 1 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर को हम 1 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी 1 1 1 लगा दो, 1 1 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जूल और अर्ग दोनों में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो या अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना हो तो यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब दो चीजें बताई थी मैंने पिछले वाली क्लास में, एक तो होता है न्यूटन और एक होता है डाइन। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, वो भी एसआई यूनिट। और डाइन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की, और वो भी सीजीएस यूनिट। न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन बताया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन थर्ड यूनिट का रिलेशन है। 1 न्यूटन के अंदर इतने डाइन होते हैं और 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सारी बातें एब्सोल्यूट यूनिट की। अब बात है ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इसका कमर्शियल पर्पस में यूज होता है। कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज होता है। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो फिर भी बताता हूं, ये पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल यूनिट दो तरीके की होती है। पहली यूनिट है किलोग्राम मीटर और दूसरी यूनिट होती है ग्राम सेंटीमीटर। अब जैसे कि यहां पर दो यूनिट्स हैं, एक बड़ी एक छोटी, जूल अर्ग। जूल बड़ी है, अर्ग छोटी है, दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन है, ये हमने किया। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल यूनिट दो होती है, एक होती है किलोग्राम मीटर बड़ी और एक होती है ग्राम सेंटीमीटर छोटी। ठीक है, पहली बात इसके अंदर ये याद रखनी है कि 1 किलोग्राम मीटर के अंदर 9.8 जूल होते हैं। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर के अंदर 980 अर्ग होते हैं। दो चीजें तुम्हें ये याद रखनी है। और तीसरी चीज तुम्हें ये याद रखनी है, 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। ये तीसरी बात तुम्हें याद रखनी है। अब इसके अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट है, दो होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का मतलब किलोग्राम मीटर, छोटी का मतलब ग्राम सेंटीमीटर। किलोग्राम मीटर को अगर तुम्हें कभी जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल होता है। अगर तुम्हें ग्राम सेंटीमीटर को अर्ग में कन्वर्ट करना पड़े तो 1 ग्राम सेंटीमीटर 980 अर्ग के बराबर होता है। और 1 किलोग्राम मीटर के अंदर कितने ग्राम सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम मीटर के अंदर 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर होते हैं। यह फॉर्मूला किलोग्राम मीटर को ग्राम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। और ये दोनों फॉर्मूले ग्रेविटेशनल यूनिट को एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। पता चला, सारी बातें क्लियर है। अब 2 मिनट है, अच्छे ढंग से इसको नोट कर लो, कर नोट। उसके बाद कल वाला जो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, उसके ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं। लिखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू
माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। B vector is equal to minus I cap minus 2j cap minus 2k cap. Then find A vector dot B vector. ये चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, करो। A vector dot B vector, इसका जनरल फॉर्मूला मैंने कल करवाया था, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, यही था फॉर्मूला। ये सारी की सारी स्केलर टर्म्स हैं। तो रिजल्ट ये भी निकल के आया था कि दो वेक्टर्स का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट है वो स्केलर आएगा। अब सारी वैल्यू तुम्हें पता है, यहां पर 1 लगा हुआ है, यहां पर 1 लगा हुआ है, ये 1 है ax, 2 है ay, और यहां पर जो 1 है वो है az। ये 1 है bx, ये 2 है by, और ये 2 है bz। इनके आगे प्लस माइनस जो लगा हुआ है वो छोड़ना नहीं है। करो ax bx 1 इंटू माइनस 1, यही होगा, बीच में प्लस, उसके बाद है ay by का मतलब यहां पर 2 है और by का मतलब है -2, प्लस az का मतलब यहां पर -1 है और bz का मतलब है -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। -1 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 ये सॉरी -1 -4 -5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3। अब इसके आगे ना तो कोई आई कैप है, ना कोई जे कैप है, ना कोई के कैप है, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो स्केलर है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, for what value of m, for what value of m, the vectors a vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 6k cap, and b vector is equal to 3i cap minus mj cap प्लस 6k कैप is perpendicular to each other, is perpendicular to each other, is perpendicular to each other। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमें गिवन है, हमें इस m की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो। देखो ये a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें गिवन है। यहां से हिंट लो, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। फॉर्मूला तो यही होता है, थीटा की वैल्यू 90 है और cos 90 कितना होता है 0। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म तो 0 हो गई, यही हुआ ना। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, यही आता था, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ax 2 है, ay 3 है और az -6 है, bx 3 है, by -m है और bz 6 है। तो सॉल्व कर दो, ये 2 इंटू 3 ax bx प्लस ay by देखो 3 इंटू -m प्लस az bz देखो -6 इंटू प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 3 जा 6 -3m -6 6 जा 36 इज इक्वल टू 0। 6 -36 -30 इज इक्वल टू 0। तो 3m की वैल्यू कितनी आ गई, -3m की वैल्यू -30 आ गई, क्योंकि माइनस का 30 हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस का 10। तो इस तरीके से m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। a vector is equal to 4i cap plus 6j cap minus 3k cap and b vector is equal to minus 2i cap minus 5j cap plus 7k cap. Find the angle between a vector and b vector. Find the angle between a vector and b vector. करो। देखो तुम्हें दो वेक्टर्स गिवन है, a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस, दोनों के बीच में एक एंगल है, वो एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। निकालना क्या है? थीटा। थीटा से पहले तुम निकालोगे पहले cos थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करोगे? ax bx प्लस ay by प्लस az dz, ऐसे करके फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर के अंदर आता है, ये भी मैंने सिखाया था कैसे फाइंड आउट करोगे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर तुम फाइंड आउट करोगे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी आएगा सारी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे, थीटा निकालोगे। कर लोगे? कोई बात नहीं, रूट आएगा। जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ही आए, जरूरी नहीं है कि यहां पर तुम्हें 1/2 ही मिले ताकि तुम थीटा को 45 लिख सको ना, कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी आए, थीटा निकालने का तरीका है कोस को वहां पर ले जाओ, कोस इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना, ax bx प्लस ay by प्लस az dz करके, फिर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, यहां पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इसका एक आंसर है, वो लिखो, cos थीटा इज इक्वल टू -59 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 61 इंटू अंडर रूट 78, ये इसका आंसर आएगा। तो यहां से तुम थीटा निकाल सकते हो, cos इनवर्स -59 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 61 इंटू अंडर रूट 78, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको करना।